Hello, good evening everyone. Welcome again to Clear IES channel. My name is Jaya and आज मैं आपके सामने फिजिकल ज्योग्राफी का दूसरा पार्ट लेके आई हूँ, दैट इज सोलर सिस्टम। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो भी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑल्सो गो चेक आउट क्लियर आईएएस वेबसाइट, वहाँ पे आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे। सो गो चेक आउट clearies.com। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक दैट सोलर सिस्टम। तो हमने पहले में यूनिवर्स पढ़ा था, ठीक है। यूनिवर्स में हमने क्या देखा था? हमने देखा था ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज हमने देखा बिग बैंग थ्योरी। हमने क्या देखा था? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी से हमारा यूनिवर्स बना, ठीक है, हमारा यूनिवर्स बना। उसके बाद फिर जो यूनिवर्स के अंदर हमारा क्या आ गया? हमारा नेब्यूला। नेब्यूला से बनता है हमारी गैलेक्सीज बनी, ठीक है। गैलेक्सीज क्या होती है? गैलेक्सीज हमारी होती है जब ये एक बहुत बड़ा ह्यूज नेब्यूला जो होता है उसके अंदर मतलब बहुत सारे स्टार्स होते हैं, बिलियन एंड बिलियन स्टार्स होते हैं, ठीक है। तो गैलेक्सीज बेसिकली एक ह्यूज नेब्यूला होता है जिसके अंदर बहुत सारे स्टार्स होते हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, तो वो एक हमारे इतने बड़े यूनिवर्स की एक छोटी सी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? गैलेक्सीज के बाद हमने क्या देखा? स्टार फॉर्मेशन देखा, ठीक। स्टार फॉर्मेशन हमने कैसे देखा? पहले हमने देखा प्रोटोस्टार, ठीक। उसके बाद फिर हमने क्या देखा? प्रोटोस्टार से स्टार बना जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हुआ, खुद की लाइट एमिट किया। फिर हमने रेड जायंट फेज देखा, ठीक। उसके बाद हमने रेड जायंट फेज दो में डिवाइड हो सकता है, या तो वो व्हाइट डॉर्फ बन सकता है या फिर वो क्या बन सकता है? वो सुपरनोवा में चेंज हो सकता है। एंड सुपरनोवा किस में हो सकता है? या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है या फिर वो क्या बन सकता है? ब्लैक होल बन सकता है। मास जो मास पे डिपेंड होता है कि वो डॉर्फ बनेगा कि सुपरनोवा बनेगा, वो मास पे डिपेंड होता है स्टार के। न्यूट्रॉन स्टार बनेगा कि ब्लैक होल बनेगा, वो भी जो है मास पे डिपेंड होता है स्टार के, ठीक है। एक और चीज, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जब ये स्टार, जब यहाँ इस पे हम देखेंगे, ये जो स्टार फॉर्मेशन जब हमारा होता है तो हमें पता है कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी वजह से न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होता है। तो हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में हमें पता है सबको, ठीक है, पीरियोडिक टेबल। सो जब ये प्रोटोस्टार से स्टार बनता है तो इस स्टेज पे क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन से लेके अप टू आयरन तक, ठीक है, जितने भी एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन टू अप टू आयरन, वो इस स्टार फॉर्मेशन के टाइम पे बनता है। फिर जब ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन में जो बाकी के बच गए एलिमेंट्स जो है पीरियोडिक टेबल के, वो इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन में होते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद सुपरनोवा एक्सप्लोजन, हमारा न्यू स्टार बना। न्यू स्टार से हमारा क्या हुआ? या तो हम न्यू स्टार हमारे लिए सन हुआ एंड प्लस बाकी के और एलिमेंट्स भी बनते हैं, जैसे कि कौन से और एलिमेंट्स हमारे बन गए? हमारे एक्सो प्लैनेट बन गए न्यू स्टार के, मतलब सोलर सिस्टम, जो प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में हो गए वो क्या हो गए? वो सारे प्लैनेट्स भी हमारे इसी एक्सप्लोजन के थ्रू हमारे ये प्लैनेट्स भी बन गए, ठीक है। सो इतना हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इतना हमने डिटेल्ड में बहुत प्रॉपरली जान लिया था, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। पहले हमें पता है सोलर सिस्टम में क्या है। सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर स्मॉलर हेवनली बॉडीज हैं, जैसे एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड मीटियोर्स। हम लोग आगे वन बाय वन सन के बारे में पढ़ेंगे, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे एंड मून के बारे में, हमारी जो सैटेलाइट हो गई अर्थ की, एंड एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड मीटियोर्स देखेंगे, ठीक। सोलर सिस्टम अगर हम देखेंगे, हमारा सोलर सिस्टम अब मिल्की वे गैलेक्सी में सिर्फ एक तरीके से हमारा सोलर सिस्टम नहीं है, ठीक है। सिर्फ हमारा सन नहीं है, बहुत और भी जो है स्टार्स है, प्रोमिनेंट स्टार्स और भी, जैसे अल्फा सेंचुरी हो गया, ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, तो ये और भी स्टार्स है ना। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी से 27,000 लाइट ईयर्स जो है मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से दूर है। सो इट टेक्स अबाउट 5 बिलियन ईयर्स, तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं हमारा सोलर सिस्टम इज 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। फिर सन फिर सन क्या है? सन क्या है? सन सेंटर में हमारे सोलर सिस्टम के, ठीक। एंड जितनी भी बॉडीज हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। तो हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि जो सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है
उस पुल है, उसकी वजह से सन क्या करता है, सारे सोलर सिस्टम को एक पर्टिकुलर एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में जो है रखता है, एंड सारे जो भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है सोलर सिस्टम में, वो क्या होते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी सन। फिर जो मोशन है जितने भी मेंबर्स का सोलर सिस्टम में, वो गवर्नड होता है मेनली बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। ठीक है, ये इतना हो गया, ये इतना हमने देखा। और अगर हम और बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं कि एक तो इलेप्टिकल प्लैनेट्स क्या होते हैं, इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। ठीक है, उसके बाद जो साइज है सोलर सिस्टम का, अगर हम सोलर सिस्टम का साइज देखेंगे तो वो क्या है, 10⁵ AU। ठीक है, एंगस्ट्रॉम यूनिट। उसके बाद अगर और हम इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सॉरी, और अगर हम देखेंगे तो क्या कर सकते, हम क्या बोल सकते हैं कि सोलर सिस्टम में सन डोमिनेट करता है। तो जो 99%, अगर हम देखेंगे 99.9% जो मैटर है, मतलब द सोलर सिस्टम इज डोमिनेटेड बाय सन, एंड विच अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 99.9% ऑफ मैटर इन द होल सोलर सिस्टम। ठीक है, ये हमने पढ़ा। और जो भी हमें, जो हम बोलते हैं ना, एंड सन इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जी इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, फिर हम सन के पास आते हैं, सन के बारे में। तो सन हम बोल सकते हैं हेड ऑफ द सोलर सिस्टम है। ठीक है, सोलर फैमिली है, सोलर सिस्टम है। एंड अगर हम बाकी के स्टार्स के साथ कंपेयर करेंगे तो सन एक मीडियम साइज्ड स्टार है, एंड उसकी एवरेज ब्राइटनेस है। बट सन ऑल्दो स्टार, सन नियरेस्ट है टू द नियरेस्ट स्टार है टू द सन, टू दी अर्थ, सॉरी। बट स्टिल अगर उसका डिफरेंस हम देखेंगे अर्थ से तो कितना है, 150 इंटू 10⁶ फ्रॉम दी अर्थ। एंड अगर लाइट को ट्रैवल करने में स्पीड, जो सन से लाइट हमारे अर्थ पे पड़ती है, उसकी स्पीड क्या है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एंड ये लेती है अप्रोक्स 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स टू रीच अस। ठीक है, लाइट जो भी सन से हमारे पास पहुंचती है उसको 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से आती है, एंड 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स उसको लगता है हमारे अर्थ तक पहुंचने में। फिर अगर हम अपने नियरेस्ट स्टार की बात करेंगे, प्रॉक्सिमा सेंचुरी की बात करेंगे, तो लाइट टेक्स अप्रोक्स 4.3 years टू रीच अस फ्रॉम द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी। मैंने आपको पहले बताया फर्स्ट वीडियो में भी, अगर आप स्पेस मूवी, साइंस फिक्शन मूवीज देखते हैं तो उसमें कई मूवीज में आपको ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी ना, ये सारे प्लैनेट्स के, ये सारे स्टार के, नियरेस्ट स्टार के ऐसे नाम बताए गए हैं। ठीक है, मेंशन्ड है काफी बार, कई स्पेस मूवीज में मेंशन्ड है। सो सिर्फ सन ही एक, हमारा जो सन है वही सिर्फ एक लौता स्टार नहीं है हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में, और भी स्टार्स है। ठीक है, एंड लाइट टेक्स 4.3 years अप्रोक्स प्रॉक्सिमा सेंचुरी से, जो भी लाइट हमारे सोलर सिस्टम में पड़ती है, वो हमारे अर्थ पे जो पड़ती है वो 4.3 years लेती है। ठीक है, सन एक सॉलिड बॉडी नहीं है, इंस्टेड ये स्फेयर है हॉट गैस का, मोस्टली इसमें हाइड्रोजन गैस है। ये तो हमने देखा था जब हमने लास्ट टाइम स्टार के बारे में पढ़ा था। सो क्या होता है कि जो कोर होता है उसमें हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को टेम्परेचर मिलता है, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन होता है, तो वो क्या करता है, वो हीलियम में चेंज होता है। ठीक, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है सेंटर ऑफ द सन में, एंड इन विच हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है हीलियम में, और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टार का जब फॉर्मेशन पढ़ा था तो हमने ये चीज देखी थी। ठीक है, एंड ये वही एनर्जी होती है विच मेक्स द सन शाइन। जो भी, जब ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है तो उसके थ्रू जो भी हीट और जो भी लाइट, जो भी एनर्जी निकलती है, उसी की वजह से क्या होता है, सन हमारा शाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे सन की लेयर्स देखेंगे तो सन मेनली ना 6 लेयर होते हैं उसमें। ठीक, अब पहले हम एक थोड़ा सा एक डायग्राम देखते हैं फिर हम समझते हैं। ठीक, सो पहले तो कोर होता है। ठीक, ये क्या हो गया, ये हमारा जो सेंटर में हो गया, ये कोर हो गया। ठीक है, फिर कोर के बाहर हमारा क्या होता है, कोर के बाहर हमारी दूसरी लेयर आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएटिव जोन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी रेडिएटिव जोन, ये हमारा इतना कोर हुआ, ये हमारी रेडिएटिव जोन हुई। फिर हमारी आती है कन्वेक्शन जोन, ये कन्वेक्शन जोन होता है। कन्वेक्शन जोन के बाद हमारा क्या आता है, फोटोस्फेयर, तो ये हमारा फोटोस्फेयर बना। ठीक, उसके बाद हमारा क्रोमोस्फेयर आता है, एंड उसके बाद ये आउटर हमारा ये जो आ जाता है वो क्या आता है, हमारा कोरोना आता है। तो ये लेयर्स हो गई। ठीक है, सो कोर, सेंटर ऑफ द सन को हम कोर कहते हैं। इसका टेम्परेचर बहुत होता है, 15 मिलियन सेल्सियस होता है, और इसी ज्यादा टेम्परेचर की वजह से थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन हमारे कोर में, हमारे सन के कोर में पॉसिबल है, क्योंकि टेम्परेचर, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन को टेम्परेचर चाहिए, तो टेम्परेचर की, इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होता रहता है, वो कोर के
अंदर, ठीक है। और कोर का टेम्परेचर क्या हो गया, 15 मिलियन सेल्सियस हो गया। फिर हम आते हैं रेडिएटिव जोन में। रेडिएटिव जोन में टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, जो होता है 2 मिलियन सेल्सियस, ठीक। और इससे क्या, उसमें क्या होती है रेडिएटिव जोन, ठीक है। हम अगर ये आगे देखेंगे, सो इस ये जो रेडिएटिव जोन है, ठीक, इससे जो भी एनर्जी बाहर निकलती है वो बहुत धीरे निकलती है। और यहाँ रेडिएटिव जोन से एनर्जी को बाहर निकलने में अप्रोक्स लग जाता है 1,70,000 ईयर्स हमारा रेडिएटिव जोन से एनर्जी को बाहर निकलने में लग जाता है, ठीक है। 1,70,000 ईयर्स टू रेडिएट थ्रू दिस लेयर एनर्जी को, ठीक है। फिर कन्वेक्शन जोन आता है। कन्वेक्शन जोन में भी क्या होता है कि एनर्जी जो है मूव करती है सरफेस के ऊपर थ्रू कन्वेक्शन करेंट्स ऑफ हीटेड एंड कूल्ड गैस। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट हो गया फोटोस्फेयर, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी शाइनी सरफेस होता है हमारे सन का, उसको हम फोटोस्फेयर कहते हैं। और जो सरफेस होता है सन का, ठीक है, फोटोस्फेयर को हम लोग सरफेस ऑफ द सन भी कहते हैं। तो सरफेस ऑफ द सन और द फोटोस्फेयर ये एक बहुत ही ब्राइट डिस्क शेप का हमको लगता है, इसीलिए हम इसको डिस्क ऑफ द सन भी कहते हैं। तो फोटोस्फेयर का अगर हम और नाम क्या हो गया, सरफेस ऑफ द सन हो गया, या डिस्क ऑफ द सन, या फोटोस्फेयर, ये तीन नाम हो गए, ठीक है। इट इज द ब्राइट शाइनी डिस्क ऑफ द सन, ठीक है। ये बहुत ही ब्राइट होता है, शाइनी सा होता है, ठीक है, शाइनी डिस्क शेप का होता है, जो एनर्जी रेडिएट करता है, ठीक। और इस जो फोटोस्फेयर से जो एनर्जी बाहर निकलती है वही हमारा एक सोर्स ऑफ एनर्जी वही होती है, ठीक है। फोटोस्फेयर से जो भी एनर्जी बाहर निकलेगी वही हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस। ऑल द विजिबल लाइट फ्रॉम द सन कम्स फ्रॉम दिस जोन। और जितनी भी विजिबल लाइट हमें जो सन से मिलती है, ठीक है, सन शाइनी शाइनी दिखता है, जो जो भी एनर्जी इससे निकलती है, जो भी विजिबल लाइट हमें दिखती है वो इसी जोन से दिखती है। एंड इसकी थिकनेस 500 किलोमीटर्स है। टेम्परेचर इस जोन में थोड़ा कम हो जाता है, ठीक, 5500 टू 6000 डिग्री सेल्सियस हमारे लिए बहुत ज्यादा है, बट अब आप कोर पे देखो 15 मिलियन है, बट यहाँ पे सिर्फ 5500 टू 6000 डिग्री सेल्सियस है। सो ये इसीलिए इसको हम कूलेस्ट पार्ट ऑफ द सन भी कह देते हैं। फिनोमिना जैसे कि सन स्पॉट्स, ये भी हमें फोटोस्फेयर पे ही देखने को मिलता है। ये फोटोस्फेयर हो गया। अब देखो ये रहा हमारा सन स्पॉट्स, ठीक है, ये सन स्पॉट। तो सन स्पॉट क्या क्या होता है कि जो भी मैग्नेटिक, जो सन होता है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी निकालता है, ठीक है, मैग्नेटिक इन्फ्लक्स भी करता है। सो जो भी मैग्नेटिक फील्ड्स के कारण क्या होता है, जो फोटोस्फेयर होता है, ठीक है, जो कुछ प्लेसेस होती हैं फोटोस्फेयर पे, वो क्या होती है, वो थोड़ा सा कूल हो जाती हैं और वो डार्क हो जाती हैं, सराउंडिंग के कंपैरिजन। मतलब जैसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड्स जो भी निकला, सो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अब टेम्परेचर थोड़ा कूल डाउन हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ठंडा हो गया। ठंडा होने के कारण यहाँ पे डार्क स्पॉट्स आ गए, ठीक। और सराउंडिंग्स तो हमारी क्या है, सराउंडिंग्स ऑलरेडी शाइनी शाइनी है, बट मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या हुआ, ये एरिया थोड़ा सा कूल डाउन हो गया, डार्कर हो गया, तो ये ऐसे हमारा सन स्पॉट्स दिख गया, ठीक है। तो सन स्पॉट्स भी हमारा फोटोस्फेयर पे ही दिखता है। एंड अगर नंबर ऑफ सन स्पॉट्स की बात करें तो वो फ्लक्चुएट करता है एवरी 11 ईयर्स ड्यू टू सन्स मैग्नेटिक एक्टिविटी साइकिल, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है क्रोमोस्फेयर, ठीक। क्रोमोस्फेयर हमारा ये क्रोमोस्फेयर, ये आउटर सरफेस, जो क्रोमोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर कोरोना को हम लोग कहते हैं, ये हमारा क्या, ये दोनों मिलके बनाता है एटमॉस्फेयर ऑफ द सन। ये दोनों क्या मिलके बनाते हैं, एटमॉस्फेयर ऑफ द सन। तो ये दोनों आउटर लेयर्स होती हैं। तो जो क्रोमोस्फेयर होती है, ये जो भी विजिबल लाइट हमें सोलर इक्लिप्स जब होता है ना, सोलर इक्लिप्स क्या होता है, जब सन और अर्थ के बीच में क्या आ जाता है, मून आ जाता है, तो हमारा सोलर इक्लिप्स होता है। सो सोलर इक्लिप्स के कारण क्या होता है, फोटोस्फेयर छुप जाता है। जब फोटोस्फेयर छुप जाता है तो हमें क्रोमोस्फेयर दिखता है। एंड क्रोमोस्फेयर हमें कैसा दिखता है, थोड़ा सा रेड कलर का हमें क्रोमोस्फेयर दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट कोरोना, कोरोना की बात करें तो आउटर लेयर है, ये भी सन एटमॉस्फेयर का, ये थिन हॉट गैस से बनता है कोरोना। कोरोना हमें विजिबल होता है, ये भी वैसे ही होता है कि जब सोलर इक्लिप्स हमारा आता है, टोटल इक्लिप्स जो होता है सन का, तब हमें एकदम ब्राइट व्हाइट स्पॉट जैसा ये दिखता है। तो ये तब हमें कोरोना दिखता है। एंड कोरोना को हम और तरीके से भी देख सकते हैं, एक स्पेशल सोलर टेलीस्कोप है कोरोनोग्राफ, कोरोनोग्राफ से भी हम कोरोना को देख सकते हैं। अब इस यहाँ पे टेम्परेचर फिर से बहुत ज्यादा हो जाता है, अप्रोक्स 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाता है यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है। एंड ये जो फिनोमिना हो गया ना, कोरोनल मास इजेक्शंस हो गया या सोलर फ्लेयर्स हो गया, ये जो भी मैग्नेटिक साइकिल जो चलती है उसकी वजह से होता है। एंड इजेक्टेड फ्रॉम दी कोरोना लेयर, ये कोरोनल मास इजेक्शंस एंड सोलर फ्लेयर्स, ये सब क्या होती हैं, ये हमारी कोरोनल लेयर से ही हमारी निकलती है। अगर कोरोना देखेंगे तो ये हो गया।
जब हमारा सोलर इक्लिप्स होता है, ठीक है, तो हमारा जब मून ढक देता है सन को, तो ये देखो ये ऐसा ब्राइट लाइट सी हमको दिखती है एक। सो ये जो निकल रहा है ना, ये कोरोना ही है, ये कोरोनल लेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे और चीजें आ रही हैं, सोलर फ्लेयर आ रहा है, ठीक है। तो सोलर फ्लेयर क्या है हमारा? सोलर फ्लेयर या सोलर विंड्स हम बोलेंगे, ठीक है। सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज हमें देखनी है, तो इसके इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, क्योंकि ये जो हेलियोस्फेयर है ये सोलर विंड से ही कंसर्न्ड है, ठीक। सोलर विंड्स क्या होती है? बेसिकली सोलर विंड्स एक चार्ज पार्टिकल, स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल होती है, ठीक। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, चलो यहाँ लिख देती हूँ। सोलर विंड्स is a stream of charged particles ejected from the upper atmosphere, means अपर एटमॉस्फेयर में हमने एटमॉस्फेयर कौन सा बनाते हैं? कोरोना एंड क्रोमोस्फेयर बनाता है। सो अपर एटमॉस्फेयर में हम कोरोना की बात करेंगे। सो पार्टिकल्स इजेक्टेड फ्रॉम द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द सन, इट मोस्टली कंसिस्ट of electrons and protons and varies in temperature and spread over time. These particles, these particles can escape the sun's gravity because of their high kinetic energy. The solar winds, ये यहाँ लिखती हूँ मैं, ये थोड़ा important point है। The solar winds create the heliosphere, which is a vast, bubble that surrounds the solar system, ठीक है। ये जो सोलर विंड क्या होता है? सोलर विंड एक चार्ज पार्टिकल होता है जो सन के अपर एटमॉस्फेयर से निकलता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं और इनका टेम्परेचर वैरी करता रहता है, ठीक है। और ये सोलर विंड्स जो होती हैं, ठीक है, ये हेलियोस्फेयर है। ये जो सोलर विंड्स हमारे सन से निकलती हैं, वो एक बबल क्रिएट कर देती हैं, ठीक है। सोलर विंड हमारा क्या क्रिएट कर देती है? एक हेलियोस्फेयर क्रिएट करती है। और हेलियोस्फेयर इन टर्न क्या है? वो एक बबल है जो सोलर सिस्टम को हमारे सराउंड करता है। हेलियोस्फेयर बेसिकली एक आउटर एटमॉस्फेयर हम बोल सकते हैं सन का, एंड ये मार्क करता है एज ऑफ द सन्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। ये क्या है? इट इज अ आउटर एटमॉस्फेयर of the sun and marks the edge of the sun's atmosphere, sun's not atmosphere, sun's magnetic influence in space या in a solar सिस्टम, ठीक है। तो जो भी सोलर विंड्स जो निकलती है ना, वो सारे डायरेक्शन में फैल जाती हैं फ्रॉम द, मतलब जो रोटेटिंग सन से जो सोलर विंड्स निकलती है वो सारे डायरेक्शंस में फैल जाती हैं। वो एक पूरा मैग्नेटिक प्लाज्मा बना लेती हैं, एंड फिर वो क्या करती हैं? वो जो स्पेस होता है ना, मतलब जो सोलर सिस्टम और स्पेस के बीच में, ये तो हमारा पूरा सोलर सिस्टम हो गया। फिर आगे क्या है? इंटरस्टेलर स्पेस, मतलब स्टेलर को स्टार भी कहते हैं। स्पेस और हमारे सोलर सिस्टम के बीच में ये एक तरीके से पूरा का पूरा क्या बनाती हैं? ये क्लाउड, एक बबल बना लेती हैं, एंड प्रोटेक्ट्स बेसिकली फ्रॉम ऑल दी जो भी कॉस्मिक रेज जो बाकी के इंटर स्टार स्पेस से आती है, इंटरस्टेलर स्पेस से आती है, गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज जो आती है, उससे हमारे ये सोलर सिस्टम को क्या करती है? शील्ड करके रखती है, बचा के रखती है, ठीक। ये हेलियोस्फेयर ये करता है, ठीक। फिर अगर हम नेक्स्ट और पढ़ेंगे, तो उधर हमने सन का पढ़ लिया, सन का क्या है, पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया, लेयर्स पढ़ लिए, एक एक चीज हमने देख लिया। अब सन से कनेक्टेड हम इस पे आएंगे, जब हम अपने प्लैनेट्स पे बढ़ेंगे तो इस पे आते हैं। अब इसमें हेलियोस्फेयर हमने देख लिया। अब हेलियोस्फेयर के बाद में हम क्या देख रहे हैं? एक और, फिर ये हमारा पूरे सोलर सिस्टम आया, हमारे प्लैनेट्स आ गए।
फिर ये एक आया हमारा टर्मिनेशन शॉक। ठीक, तो टर्मिनेशन शॉक क्या होता है? टर्मिनेशन शॉक वो प्लेस हो गई, वो जगह हो गई जहां पे क्या हो गया, जो सन का इफेक्ट होता है, जो सन का मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस होता है, वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ से क्या होता है, एंड जो होता है हेलियोस्फेयर का चालू हो जाता है। टर्मिनेशन शॉक एक तरीके से वो लेवल बोल दो, वो स्टेज बोल दो, फेज बोल दो, वो लेयर बोल दो, जहां पे हमारा जो सन का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ठीक है, जो सोलर विंड्स, जो बबल जो बनता है पूरा, ठीक है, जो हमारे इंटरस्टेलर स्पेस, जो गैलेक्टिक कॉस्मिक रेस से जो हमें बचा के रखता है, वो लेयर का क्या होता है, यहाँ पे एंड डिमिनिश होना यहाँ पे शुरू हो जाता है। एंड ये एक तरीके से एंड ऑफ द हेलियोस्फेयर क्या होता है, वो यहीं से शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद हमें अगर देखेंगे फिर हेलियोपॉज अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो हेलियोपॉज हमारा क्या हो जाता है, हेलियोस्फेयर के बाद हमको जो है ये हेलियोपॉज आता है। तो हेलियोपॉज एक तरीके से होता है कि यहाँ पे अब जो सन का जो इफेक्ट है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, इन्फ्लुएंस है, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया हेलियोपॉज पे, ये हो जाता है। ठीक है, फिर हेलियोस्फेयर के बियॉन्ड अगर हम जाते हैं तो हमें क्या देखते हैं, हम ये इंटरस्टेलर स्पेस देखते हैं या फिर इंटरस्टार स्पेस देखते हैं। ये एक तरीके से ये वाला ये स्पेस, ठीक है, ये क्या है, ये एक स्पेस है बिटवीन दी आर सोलर सिस्टम, बिटवीन आर स्टार्स एंड एंड टू द नियरेस्ट, जो भी बाकी बाहर के जो स्पेस हो गया। ठीक है, बेसिकली ये क्या हो गया, नॉट, आई एम सो सॉरी, इंटरस्टेलर स्पेस बेसिकली क्या है, ये हमारा स्पेस है बिटवीन द स्टार्स, हमारे स्टार्स एंड जो आगे के जितने भी बाकी के स्टार हो गए ना, अल्फा सेंट्योरी हो गया, AC+79 3888, ये जो स्पेस हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया, इंटर स्टेलर स्पेस ये है, इन दोनों के बीच का ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं गैपिंग पॉइंट, ये स्पेस हो गया। ठीक है, बिटवीन दी स्टार्स, इट इज अ स्पेस बिटवीन दी स्टार्स, बिटवीन आर स्टार्स एंड बिटवीन टू द नियरेस्ट स्टार। तो जैसे नियरेस्ट स्टार हमारा अल्फा सेंट्योरी है, तो ये इंटरस्टेलर स्पेस एक स्पेस है बिटवीन आर स्टार टू दी अल्फा सेंट्योरी स्टार। ठीक है, फिर हम आते हैं, अगर यहाँ पे फिर एक आता है ऊट क्लाउड। ठीक, सो हम अगर जाएंगे फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 5000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अगर हम देखेंगे टू 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो हमें एक आईसी क्रिस्टल मिलता है। यहाँ पे एक आईसी क्रिस्टल सा पूरा सा एक ऑब्जेक्ट होता है, फ्रोजन आईसी क्रिस्टल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। वो फ्रोजन आईसी क्रिस्टल ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, एक क्लाउड बनाते हैं। ठीक, एंड ये शील्ड करते हैं हमारे हेलियोस्फेयर को। पूरा ये जो आईसी क्रिस्टल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो आईसी क्रिस्टल ऑब्जेक्ट, ये जो क्लाउड है, ये हमारे हेलियोस्फेयर को शील्ड करता है एंड इसी को हम लोग ऊट क्लाउड कहते हैं। सो पहले तो हमारे सोलर सिस्टम को हेलियोस्फेयर शील्ड कर रहा है, उसके बाद ये इंटरस्टेलर स्पेस आया, फिर ये ऊट क्लाउड भी हमारे क्या कर रहा है, हमारे हेलियोस्फेयर को क्या करता है, शील्ड करके रखता है। ठीक है, फिर ये नियरेस्ट स्टार हमने देख लिया अल्फा सेंट्यूरी एन, ये हो गया हमारा AC+793888, एक और स्टार है, ये हमने देख लिया। ठीक है, फिर अब हम अगर आते हैं अब नेक्स्ट हम आएंगे एक बेल्ट पे आते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्यूपर बेल्ट। क्या बोलते हैं, क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, KBO, या फिर और क्या बोलते हैं हम इसको, हम बोल देते हैं इसको ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट्स, या हम इसको TNO भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट हमारा आता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये जो भी हमारा एक तो एस्ट्रॉइड बेल्ट हम पढ़ते हैं, जो हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट, उसको हम एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं, बेल्ट ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन दी मार्स एंड जुपिटर। फिर एक आता है नेपट्यून के बाद, बियॉन्ड द नेपट्यून हमें एक बेल्ट ऑफ रीजन मिलता है, जिसको हम लोग क्यूपर बेल्ट बोलते हैं। ठीक है, नेपट्यून के बाद एक बेल्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बेल्ट ऑफ रीजन मिलता है, जिसको क्यूपर बेल्ट बोलते हैं। ठीक है, एंड इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं उसको हम क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे, या KBO, या फिर ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, जैसे कि प्लूटो हो गया, या बाकी के डॉर्फ प्लैनेट हो गए, या कोई भी कॉमेट मेटियोर जो भी हो गया, बाकी के ऑब्जेक्ट्स जो नेपट्यून के बाद मिलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट या क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सो ये हमने इतना बड़ा, अब यहाँ पे एक और आया, ये वोएजर 1 और वोएजर 2। तो नासा का एक मिशन था वोएजर 1 एंड 2, तो ये स्पेसक्राफ्ट बेसिकली पहुंचा था इनर मोस्ट बाउंड्री ऑफ दिस हेलियोपॉज। ठीक है, एंड मतलब ये एक तरीके से काफी, ये अब तक का अगर मिशन देखेंगे तो काफी अब तक काफी दूर है, मींस 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अगर आप देख लो। सो
ये हमारा एक हेलियोपॉज तक हमारा ये वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 हमारा नासा का जो था स्पेस क्राफ्ट वो पहुंचा था टू फाइंड आउट द इंटर अदर स्टार्स जो नियरेस्ट स्टार है अल्फा सेंट्यूरी या बियॉन्ड दिस in the interstellar space whatever object is there what is the because this universe is a mystery so every space agency ठीक है every astronaut everyone wants to know कि भाई beyond this interstellar space what is beyond this interstellar space everyone wants to know it सो इसीलिए ये वॉयेजर 1 वॉयेजर 2 हमारा आया था एंड दे रीच अप टू दिस हेलियोपॉज ठीक है। सो आई गेस इतना हमारा क्लियर हो गया, इतना हमने कवर कर लिया ठीक है। अब हम नेक्स्ट पहुंचते हैं प्लैनेट्स के ऊपर। सो प्लैनेट्स क्या हो गए, प्लैनेट्स एक सॉलिड हेवनली बॉडीज है जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड अ स्टार एक इलेप्टिकल पाथ में। प्लैनेट्स रॉक का भी बनता है, मेटल का बनता है, गैसेस ठीक है, एंड इनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है। जो भी लाइट जो प्लैनेट शाइन करते हैं जस्ट बिकॉज वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। एंड प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। एंड हमारे सोलर सिस्टम की बात करें तो इसमें 8 प्लैनेट्स हैं, अप्रोक्स 63 मून्स हैं एंड मिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडीज भी हैं जैसे कि एस्ट्रॉइड्स हो गया एंड कॉमेट्स हो गया एंड बहुत सारे डस्ट ग्रेन्स एंड गैसेस ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट की बात करते हैं ठीक। सो फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट अगर हम देखेंगे तो पहले हमें पता है जो स्टार्स फॉर्म्ड होते हैं, स्टार्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं, एक लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैस होता है उससे स्टार्स फॉर्म्ड होते हैं ठीक है नेब्यूला के अंदर। एंड ये जो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ये क्लाउड ऑफ गैस के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसकी वजह से कोर बनता है ठीक। एंड कोर के क्या बनता है, इधर हमारा एक आउटर रोटेटिंग डिस्क भी बन जाती है जो गैस की बनती है ठीक है। फिर दूसरे स्टेज में, अब पहले स्टेज में क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस नेब्यूला का क्या बना, हमारा कोर बना इस नेब्यूला में एंड रोटेटिंग डिस्क बना। अब नेक्स्ट स्टेज में ये जो गैस क्लाउड्स होते हैं ठीक, ये और कंडेंस होने लगते हैं। जब ये कंडेंस होते हैं तो जो भी मैटर है ठीक है कोर के आसपास जितने भी मैटर है वो छोटे छोटे राउंडेड ऑब्जेक्ट्स में डेवलप होने लग जाता है ठीक। छोटे छोटे राउंडेड ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, डेवलप होने लग जाता है। एंड ये जो राउंडेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं कोहेशन की प्रोसेस के थ्रू, कोहेशन मतलब यूनाइटेड मिल जाना, टुगेदर कंबाइंड ठीक है, कोहेशन की प्रोसेस के कारण क्या करते हैं ये बना देते हैं प्लांटिंग सिमल्स बनाते हैं ठीक। क्या होता है कोहेशन की प्रोसेस, ये जो जो कोर के सराउंड क्या होता है बहुत सारे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स आते हैं राउंडेड ऑब्जेक्ट्स। अब ये राउंडेड ऑब्जेक्ट्स कोहेशन के कारण प्लांटिंग सिमल्स बनाते हैं ठीक। उसके बाद क्या होता है ये जो और भी ये जो लार्जर बॉडीज होती हैं और लार्जर बॉडीज फॉर्म होने लग जाती है जब कोलिजन होता है ना। सो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण जो मटेरियल्स होते हैं वो एकदम स्टिक हो जाते हैं, दे स्टिक टुगेदर। एंड उसके कारण क्या होता है और लार्जर बॉडीज बनने लग जाती है। तो प्लांटिसिमल्स बेसिकली ये यहाँ पे कोहेशन के कारण ठीक है एंड और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण और थोड़ा सा क्या हो जाता है और इसमें बॉडीज जो आसपास की जो बॉडीज होती हैं वो जुड़ने लग जाती हैं। तो प्लांटिसिमल्स अगर हम बात कर लेंगे तो प्लांटिसिमल्स क्या बन जाते हैं, एक लार्ज बॉडी बन जाती है बिकॉज ऑफ द कोहेशन, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है। ये क्या होती है, ये है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज ठीक है, प्लांटिसिमल्स। उसके बाद फाइनल स्टेज में ये जो प्लांटिसिमल्स है ना ये और ज्यादा मतलब ये आसपास के और भी जो छोटे छोटे बॉडीज होते हैं ना उनके साथ और कंबाइन कर जाती हैं ठीक है, दे स्टिक टुगेदर वंस अगेन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। और उसके बाद क्या होती है ये जो छोटे छोटे प्लांटिसिमल्स जब और भी बॉडीज के साथ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के साथ जब कंबाइन करती हैं, क्रीट करती हैं तो एक लार्जर बॉडी बनाती हैं। तो उससे क्या बन जाता है वो लार्जर बॉडीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लैनेट्स बोल देते हैं ठीक है। सो अगर हम इसको सम अप करेंगे तो हम कैसे सम अप कर सकते हैं कि पहले ये जो नेब्यूला होता है, जो लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैस हो गया, नेब्यूला हो गया, वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से क्या करता है वो कोर बनाता है एंड एक रोटेटिंग डिस्क बनाता है ठीक है। उसके बाद क्या होता है ये जो कोर के आसपास जो रोटेटिंग डिस्क होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है। तो कोहेशन के कारण वो जो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं। कंबाइन होने के बाद वो प्लांटिसिमल्स बनाते हैं ठीक है। और फिर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण और आसपास के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और वो थोड़े उस प्लांटिसिमल्स के साथ कंबाइन होते हैं ठीक। तो प्लांटिसिमल्स एक क्या हो जाता है, एक छोटे छोटे बॉडीज का एक बहुत बड़ा सा थोड़ा सा एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। फिर फाइनल स्टेज में अब ये प्लांटिसिमल्स क्या होते हैं और आसपास के ऑब्जेक्ट्स को अपने साथ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से और अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स के साथ मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, क्रीट हो जाते हैं। और उसके बाद कुछ लार्जर बॉडीज बनती हैं। वो जो लार्जर बॉडीज जो बनती हैं प्लांटिसिमल्स से उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम प्लैनेट्स बोल देते हैं ठीक है।
सो ये हमारा हो गया, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट इज, अब ये जो 8 प्लैनेट है उसको हमने 2 ग्रुप में डिवाइड करके रखा है। जितने भी प्लैनेट्स हैं जो भी पर्टिकुलर ग्रुप से जो हैं उन सबके कुछ कॉमन फीचर्स है। तो 2 ग्रुप कौन से हो गए? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड जोवियन प्लैनेट्स। सो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्या होते हैं? ये थिन होते हैं एंड इनका रॉकी क्रस्ट होता है। जब हम आगे अर्थ का इंटीरियर पढ़ेंगे तो उसमें मैं क्रस्ट, मैंटल, कोर के बारे में बताऊंगी। सो यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग इन द फ्यूचर लेक्चर्स। नाउ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो है वो जो पेरेंट स्टार है हमारा, अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करेंगे तो सन है, ठीक है। तो जो भी टेरेस्ट्रियल स्टार होते हैं वो हमारे पेरेंट ऑफ सन, पेरेंट स्टार या सन के क्लोज होते हैं, जहाँ पे उनको बहुत, जैसे कि जहां से उनको बहुत सारी वार्म गैसेस मिलती हैं, ठीक है। तो वेयर इट वॉज टू वार्म फॉर गैसेस टू कंडेंस टू सॉलिड पार्टिकल्स, तो जो भी इतने पास होने के कारण तो इतनी सारी उनको वार्म गैसेस मिलती हैं जो एक तरीके से कंडेंस होके सॉलिड पार्टिकल्स में हो जाती हैं। देन दे हैव मेंटल रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम। फिर उनका कोर क्या होता है? हेवी मॉल्टन मेटल्स का होता है, थिन एटमॉस्फेयर होता है, इनके पास फ्यू नेचुरल सैटेलाइट्स या मून्स होते हैं, कोई भी सैटेलाइट नहीं होती है। अब यहाँ पे क्या होता है? सोलर विंड्स इंटेंस होती है सन के पास, हम सबको पता है। सो ये बहुत सारे गैस एंड जो भी डस्ट है ना टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का, उसको ना ये दे ब्लू ऑफ, उसको उड़ा के ले जाती है। बिकॉज प्लैनेट एक तो छोटे होते हैं और उनकी ग्रेविटी भी कम होती है, तो जो भी ये स्केपिंग गैसेस होती हैं वो उसको होल्ड नहीं कर पाती हैं। तो ये जो सोलर विंड जब चलती है तो उसकी वजह से ये जो गैस और डस्ट पार्टिकल जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के आसपास जो होते हैं, दे स्केप। फिर ये बहुत ज्यादा जल्दी मूव करते हैं, फास्ट मूव करते हैं, एंड इनका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है? छोटा होता है। अब इसमें मर्करी आ गया, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सब हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। तो अर्थ की अगर हम बात करें, एक नेचुरल सैटेलाइट है। मार्स की 2 हैं, ठीक है, फीबस एंड डिमोस, मार्स की सैटेलाइट है। एंड अगर और बात करें तो मरकुरी को हम हॉट प्लैनेट बोलते हैं, उसमें कोई वाटर, गैस, कोई भी प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट नहीं है, जैसे हमारे पास है ओजोन। देन वीनस ब्राइटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं एंड सन के भी नियरेस्ट है। इसको इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट शाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एक थिक क्लाउड से कवर्ड है, इसीलिए इसको वेल्ड प्लैनेट्स भी वीनस को बोलते हैं। देन वीनस ना अर्थ के ही जैसा है, तो बिकॉज अर्थ का साइज और मास जो है वो वीनस का अप्रॉक्स सेम ही है, इसीलिए उसको ट्विन सिस्टर भी बोलते हैं अर्थ का। बट एक चीज और है कि जो वीनस है वो यूरानस की तरह रोटेट करता है, दैट इज क्लॉकवाइज, ठीक। हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, ये लोग क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। देन हॉटेस्ट प्लैनेट हमारे अगर सोलर सिस्टम का, एंड इट्स व्हील्ड ऑफ क्लाउड, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। देन कोई वाटर, कोई सफिशिएंट मास, कुछ नहीं होता। फिर अर्थ के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। देन मार्स की बात करें तो फीबस एंड डिमॉस हो गया मार्स को, ठीक है। एंड मार्स का तो हम सबको मिशन मंगल जिसको बोलते हैं, वी ऑल नो दैट रेड प्लैनेट इट इज। सो दिस इज टेरेस्ट्रियल, एंड टेरेस्ट्रियल को हम इनर प्लैनेट्स भी बोल सकते हैं बिकॉज जो सन और जो बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स है, बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स जुपिटर और मार्स के बीच में है। सो ये जो बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स है इन दोनों के बीच में ये क्या होता है? इनर प्लैनेट बोलते हैं। मरकरी, वीनस एंड अर्थ एंड मार्स इज द इनर प्लैनेट। नाउ जोवियन प्लैनेट, जोवियन मतलब क्या होता है? जुपिटर लाइक, ये बहुत बड़े होते हैं। ये सारे गैशियस बॉडीज होते हैं मेड ऑफ गैसेस, लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं या मून्स। ये जो प्लैनेट्स हैं उनका थिक एटमॉस्फेयर है, मोस्टली हीलियम, हाइड्रोजन से बना हुआ है। ये बहुत स्लो रोटेट करते हैं एंड इनका रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। जोवियन प्लैनेट्स जो होते हैं ये पेरेंट स्टार से काफी दूर होते हैं। जो सोलर विंड्स होते हैं वो इतने इंटेंस नहीं होता, इसलिए रिमूवल ऑफ गैस जो होती है जोवियन प्लैनेट से वो पॉसिबल नहीं होती है, वो डिफिकल्ट होता है, ठीक है। फिर अगर हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता है कि टाइटन, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपट्यून आउटर प्लैनेट्स हो गए बिकॉज ये एस्ट्रॉइड बेल्ट्स के बियॉन्ड है। सो जुपिटर हमें पता है लार्जेस्ट, अगर हम सैटेलाइट की बात करते हैं तो गैनीमेड है लार्जेस्ट सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम, वो जुपिटर की है। जुपिटर को विंटर प्लैनेट ही बोलते हैं बिकॉज इसका टेम्परेचर -148 डिग्री सेल्सियस हो गया। सैटर्न की सैटेलाइट की बात करेंगे तो सेकंड लार्जेस्ट हो गई टाइटन, ठीक है, ये हमारी सैटर्न की सैटेलाइट हो गई। जुपिटर में अप्रोक्स 67 सैटेलाइट्स हैं, जिसमें से सबसे जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है वो गैनीमेड है। सैटर्न में 62 सैटेलाइट्स हैं, यूरानस में 27 सैटेलाइट्स हैं, नेपच्यून में 14 सैटेलाइट्स हैं, ठीक। एंड अगर जो
टेरेस्ट्रियल प्लान एक और हो गया, डिफरेंस हो गया, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है, ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में कोई रिंग्स नहीं होती हैं, बट जोवियंस प्लैनेट जो होते हैं उसमें रिंग्स होती हैं। जैसे कि जुपिटर की एक रिंग है, सैटर्न तो हमें पता है क्लियरली रिंग्स हमें दिखती हैं, सैटर्न में 7 रिंग्स है, यूरानस में 13 रिंग्स है जो 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, एंड देन नेपच्यून नेपच्यून में 6 रिंग्स आती हैं। सो ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने पूरा टेरेस्ट्रियल जोवियन प्लैनेट्स के बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है। अब हमने पहले पढ़ा था कि प्लूटो को हम क्या बोलते थे, प्लूटो को पहले हम क्या बोलते थे कि ये प्लैनेट है, फिर बाद में हमने प्लूटो को बोला कि ये क्या हो गया, ये एक डॉर्फ प्लैनेट है। सो अब ये डॉर्फ प्लैनेट का डेफिनेशन क्या है, सो डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इन 2006 ये आया था कि अगर सोलर सिस्टम में कोई सेलेस्टियल बॉडी है उसको हम तभी प्लैनेट बोलेंगे जब वो ऑर्बिट करेगी अराउंड द सन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, ठीक है, एक फिक्स्ड पाथ पे। देन ये एक सैटेलाइट नहीं होनी चाहिए, ठीक, सैटेलाइट हमारी क्या हो गई, सैटेलाइट होती है अगर हम किसी सेलेस्टियल बॉडी को सैटेलाइट तब कब बोलते हैं जब वो प्राइमरीली ऑर्बिट करे हमारे किसी भी प्लैनेट को, ठीक है, मतलब वो क्या हो रही है, वो प्लैनेट को ऑर्बिट कर रही है, प्लैनेट क्या कर रहा है, सन को ऑर्बिट कर रही है, तो इनडायरेक्ट वे में क्या हो रहा है कि वो सन को भी ऑर्बिट कर रही है। सो वो एक सैटेलाइट नहीं होनी चाहिए। देन उसका एक सफिशियंट मास, उसका इतना इनफ मास होना चाहिए कि वो ऑब्टेन कर सके, वो अटेन कर सके ऑलमोस्ट एक सर्कुलर शेप, ठीक। सो ये जो सर्कुलर शेप, ये जो मास हो गया ना जिसकी वजह से वो एक सर्कुलर शेप अटेन करे, इसको हम लोग टेक्निकली बोल देते हैं कि the mass of the celestial body should be enough to attain the to assume the hydrostatic equilibrium, means to attain the nearly round or circular shape, ठीक। Next, celestial body should have cleared the neighborhood and its orbit. For this, they become the dominant gravitational body in their orbit in the solar system. ठीक, अब जो सेलेस्टियल बॉडी है उसको अपना नेबरहुड क्लियर करके रखना है, ठीक है, शुड क्लियर द ऑर्बिट मींस ऑफ एनी अदर रिवॉल्विंग बॉडी। सो अगर मतलब उसकी जो ऑर्बिट है ना उस पे कोई ऐसा रिवॉल्व नहीं करना चाहिए कोई और प्लैनेट, ठीक, वो सेम ऑर्बिट कोई और प्लैनेट रिवॉल्व ना करे टू गो अराउंड द सन। तो उनके पास मतलब इतना ज्यादा, किसी प्लैनेट सेलेस्टियल बॉडी के पास इतना ज्यादा मास होना चाहिए कि कोई और बॉडी जो है उसकी ग्रेविटी से, ठीक है, नो अदर बॉडी कुड एस्केप देयर ग्रेविटी एंड इफ दे आर इन देयर ग्रेविटी, ऐसा होना चाहिए, ठीक, कि कोई भी सेलेस्टियल बॉडी अगर प्लैनेट अगर कैटेगरी में उसको डाल रहे हैं, सो वो क्या होना चाहिए, शुड हैव क्लियर्ड इट्स ऑर्बिट ऑफ एनी अदर रिवॉल्विंग बॉडी यूजिंग द सेम ऑर्बिट टू गो अराउंड द सन, नो अदर बॉडी शुड बी देयर, मींस वो एक डोमिनेंट ग्रेविटेशनल बॉडी होनी चाहिए अपनी ऑर्बिट में इन दी सोलर सिस्टम, ठीक। बट प्लूटो क्या था, प्लूटो ये क्वालिफाई नहीं कर पाया था, as in the orbit of the body there were so many other bodies, hence Pluto didn't clear his नेबरहुड, बिकॉज जैसे प्लूटो की क्या हुआ था, जो प्लूटो का केस आया था, तो प्लूटो की ऑर्बिट में और भी छोटे मोटे और भी बहुत सारी बॉडीज थी, ठीक है, उसकी ऑर्बिट में और भी बहुत सारी बॉडीज थी, इसीलिए प्लूटो ने ये जो पर्टिकुलर जो लास्ट लाइन थी, जो ये लास्ट हमारी कंडीशन थी किसी भी प्लैनेट, किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को प्लैनेट बोलने के लिए, वो क्लियर नहीं कर पाया था, इसीलिए प्लूटो को डॉर्फ प्लैनेट बोला गया। सो एनी ऑब्जेक्ट अगर वो पहले 3 क्राइटेरिया तो मैच कर लेते हैं, मीट कर लेते हैं, बट अगर दे डिड नॉट दे डजंट मीट द 4th क्राइटेरिया तो वो क्या बोल देते हैं हम, डॉर्फ प्लैनेट। इसलिए प्लूटो क्या हो गया, डॉर्फ प्लैनेट, बिकॉज उसने लास्ट क्राइटेरिया जो था वो फुलफिल नहीं कर पाई थी, इसीलिए हम प्लूटो को क्या बोल दिए हैं, डॉर्फ ऑब्जेक्ट, डॉर्फ प्लैनेट बोल दिए हैं, ठीक है। हमने पहले ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट पढ़ा था ना, तो ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट में हमने प्लूटो भी पढ़ा था। अगर हम और ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे तो एक तो प्लूटो हो गया, एक एरीस हो गया, ठीक है, एक हो गया मेक मेक, फिर एक हो गया हाउमिया। ये ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट है, दैट इज दे फाउंड बियॉन्ड द नेपट्यून्स। एंड अगर एक और है, एक और आता है सिरिस आता है, ठीक है, सिरिस। सिरिस भी हमारा, सिरिस क्या है, सिरिस लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज दी सैटेलाइट और दी मून्स, ठीक। अब हम सैटेलाइट या मून के बारे में पढ़ेंगे। तो सैटेलाइट को हम मून भी कह सकते हैं, ये सॉलिड हेवनली बॉडी होती है जो किसी भी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है। सैटेलाइट की खुद की कोई लाइट नहीं होती है, ठीक। और अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करेंगे, सो मरकरी एंड वीनस को छोड़ के सारे प्लैनेट्स के पास सैटेलाइट है। देन जो सैटेलाइट्स होते हैं ये क्यों शाइन करती हैं, बिकॉज वो सन की जो भी लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट करती है, इसकी वजह से जो सैटेलाइट्स होती हैं वो
क्या हो गई, वो शाइन करती हैं। अगर हम अपने मून की बात करें तो मून क्या होता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, तो मून क्या हो गया, सैटेलाइट हो गया अर्थ का। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऐसा वो रिवॉल्व कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर प्लैनेट को, तो वो उसकी सैटेलाइट हो गया। जैसे गैनीमेड हो गया, वो जुपिटर को रिवॉल्व करता है, तो गैनीमेड इज द सैटेलाइट ऑफ द जुपिटर। सो ये हो गया। एंड हम जैसे ये बोलते हैं ना कि कॉमनली हम लोग अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट को मून बोलते हैं। तो जो सैटेलाइट हो गई बाकी के प्लैनेट्स की, उसको भी हम एक तरीके से मून ही बोल देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ मून का, अगर फन फैक्ट्स देखें तो अगर हम हाईएस्ट पॉइंट अगर मून का देखें, सो हाईएस्ट पॉइंट मून का क्या है, माउंट लेबनिट्स। माउंट लेबनिट्स हाईएस्ट पॉइंट है मून का, जो कहाँ सिचुएटेड है, जो साउथ पोल पे सिचुएटेड है ऑफ द मून। ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है ऑन मून। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, एक आता है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी बेसिकली ये एक डस्ट पार्टिकल से पूरा एक प्लेन बना हुआ है, डस्ट पार्टिकल से। एंड ये रियर साइड पे ऑफ द मून, एंड ये हमेशा क्या होता है, ये डार्क में रहता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमेशा अंधेरा ही रहता है। देन ग्रेविटेशनल पुल अगर मून का देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, इट इज 1/6 ऑफ दैट दी अर्थ। हम अपने मून की बात कर रहे हैं, ठीक। अगर अर्थ के मून के बारे में और कुछ अगर हम देखना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं कि मून एक तो पहली बार नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। मून रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ एक डेफिनेट एक रेगुलर पाथ पे, जिसको हम मून की ऑर्बिट बोल सकते हैं। इट टेक्स अराउंड 27 days 7 hours and 43 minutes। एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन मून का अर्थ की वजह से, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है उसकी वजह से मून अपनी उसकी ऑर्बिट पे, ठीक है, होल्ड होके रखता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ होल्ड्स द मून इन इट्स ऑर्बिट। देन मून 1/4 है साइज ऑफ अर्थ के इन डायमीटर, एंड वेट क्या है इसका, 1/8 ऑफ द अर्थ। मून में कोई एयर कोई वाटर नहीं है। इट्स सर्फेस इज कवर्ड विद हार्ड एंड लूज डर्ट, क्रेटर्स एंड माउंटेन्स। और मून पे डेज एक्सट्रीमली हॉट होते हैं एंड नाइट बहुत ज्यादा कोल्ड होती है, अप्रोक्स -180 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं, ठीक। एंड मून अर्थ के थोड़ा पास है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इट्स नियर टू दी अर्थ, इसीलिए मून हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है दैन दी स्टार्स। फिर मून की खुद की कोई लाइट नहीं होती है। इट इज द लाइट फ्रॉम द सन विच इज रिफ्लेक्टेड बाय द मून सरफेस। एंड मेनली सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, दीज एलिमेंट्स आर फाउंड ऑन द मून सरफेस। फिर अगर हम एक और बात करें, स्टडी ऑफ मून की बात करें, स्टडी ऑफ मून, तो स्टडी ऑफ मून को हम क्या बोलते हैं, सिलिनोलॉजी। स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड सिलिनोलॉजी। अब आता है ओरिजिन ऑफ मून। तो बहुत सारी थ्योरीज निकली थी। पहली थ्योरी क्या निकली थी कि 1838 में सर जॉर्ज डार्विन थे, उन्होंने बोला कि जो अर्थ और मून है पहले एक सिंगल रोटेटिंग बॉडी थी, ठीक है। एंड वो सिंगल रोटेटिंग बॉडी थी, तो उसके बाद क्या हो गया, वो इतनी ज्यादा वो रोटेट करी कि फिर वो बहुत तेजी से रोटेट करी थी, तो वो क्या हुआ, वो एक डम्बल शेप में बन गई, ठीक है। डम्बल शेप में बनने के बाद कुछ टाइम के बाद ये दोनों दे ब्रेक ऑफ, दे इवेंचुअली ब्रोक। तो एक जो हो गया वो बन गया था अर्थ, और एक बन गया था मून। ये एक थ्योरी आई। फिर ये भी बोला जाता है कि जो डिप्रेशन इस वक्त पैसिफिक ओशन में एक डिप्रेशन है, ठीक है। सो जो भी मटेरियल जो मून से बना है, जो मून जिस भी मटेरियल से मून बना है, ठीक, वो अगर हम डिप्रेशन पैसिफिक ओशन में देखेंगे, सो the material forming the moon, it was separated, that we have right now in the depression occupied by the Pacific Ocean, ठीक। बट एक इंपॉर्टेंट थ्योरी या एक वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी क्या है, वो ये है कि जायंट इम्पैक्ट या बिग स्प्लैट थ्योरी है। कि ये बोला गया है कि जो मून है, ठीक है, जो फॉर्मेशन जो मून हुआ, मून का हुआ एज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ये एक जायंट इम्पैक्ट की वजह से हुआ है, या हम उसको बिग स्प्लैट भी बोल सकते हैं। सो क्या हुआ था कि 3 times दी साइज ऑफ दी मार्स एक ऑब्जेक्ट था, वो आया, वो अर्थ के साथ कोलाइड किया। जैसे ही अर्थ फॉर्म्ड हुआ उसके थोड़े टाइम के बाद ही 3 गुना मास, एक बॉडी थी जिसका मास 3 गुना ज्यादा था, साइज 3 गुना ज्यादा था मार्स के, वो आया और अर्थ को जाके क्या किया, उसने कोलाइड किया। तो उसकी वजह से अर्थ का जो लार्जर पार्ट, एक लार्ज पार्ट था अर्थ का, वो जो है स्पेस में ब्लास्ट हो गया। सो वो जो पोर्शन जो जो ब्लास्टेड मटेरियल, जो पोर्शन था जो ब्लास्टेड मटेरियल का, वो ऑर्बिट करने लग गया अर्थ के अराउंड। एंड इवेंचुअली फिर हमने उस जो ब्लास्टेड मटेरियल को हमने क्या बोल दिया था, मून बोल दिया था। तो मून एक तरीके से फॉर्म हो गया अबाउट 4.4 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। तो ये मून का एक प्रॉपर जो थ्योरी थी कि फॉर्मेशन ऑफ मून, ओरिजिन ऑफ मून, ये बिग स्प्लैट या बिग इम्पैक्ट थ्योरी बोली गई थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एस्ट्रॉइड्स, ठीक। अब एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं,
सो एस्ट्रॉइड्स एक स्मॉल प्लैनेट्स होते हैं ऑफ रॉक एंड मेटल्स जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, मेनली ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. Actually, asteroids are a belt of kind of debris which somehow fail to assemble into the planet and keep revolving between the orbit of Mars and Jupiter. That's why it is known as asteroids belt. So asteroids को एक तरीके से जो मैंने आपको बताया था ना, जुपिटर और मार्स के बीच में एक यहाँ पे बेल्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसको एस्ट्रॉइड बेल्ट बोला गया है. तो कुछ छोटे छोटे डेब्रिस थे, वो प्लैनेट के फॉर्म में असेंबल नहीं हो पाए, तो वो मार्स और जुपिटर की जो ऑर्बिट थी उसके अराउंड ही रिवॉल्व करने लग गए. सो वो जो पूरी ऑर्बिट थी, वो जो पूरी बेल्ट थी जो मार्स और जुपिटर के बीच में जो रिवॉल्व कर रही थी, डेब्रिस की बेल्ट, उसको हमने क्या बोल दिया, एस्ट्रॉइड बेल्ट बोल दिया. ठीक है. साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं, ये दे ऑक्यूपाई अ प्लेस वेयर अ प्लैनेट कुड हैव एग्जिस्टेड, बट ये मतलब ये ऑक्यूपाई नहीं कर पाए, एंड but could have existed but was prevented from its formation due to the disruptive gravitational force of the nearby giant planet Jupiter. ठीक है. जो planet Jupiter था उसके gravitational force की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट्स थे, जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स थे, जो एस्ट्रॉइड्स थे, ये प्लैनेट के शेप में एग्जिस्ट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द जुपिटर प्लैनेट. ठीक है. ये हो गया. एंड बिगेस्ट एस्ट्रॉइड को हम सेरिस कहते हैं, इसका डायमीटर 800 किलोमीटर है. वेयर एज हम स्मॉलेस्ट एस्ट्रॉइड को क्या बोल देते हैं, पेबल बोल देते हैं. ठीक. कुछ एक्सपर्ट ये भी बोलते हैं कि जो एस्ट्रॉइड्स हैं, ये तो मैंने आपको बताया कि कि ये जो पीस ऑफ प्लैनेट था जो जुपिटर के बहुत पास था, बट इट ब्रोक अवे बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द जुपिटर. ठीक है. उसके बाद फिर इन्होंने, कुछ लोग बोलते हैं कि ये रिंग है. ठीक है. मीन्स अदर साइंटिस्ट थिंक दैट देर आर पार्ट ऑफ अ रिंग ऑफ सेपरेट पीस ऑफ मैटर दैट फॉर्म्ड एट द सेम टाइम एज द प्लैनेट्स. ठीक है. फिर ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं जब वो अर्थ के साथ कोलाइड करते हैं, सो दो द कोलिजन जो होता है एस्ट्रॉइड का विद इन अर्थ बहुत ही रेयर होता है, बट बहुत केयरफुल हमें रहना पड़ता है. तो जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, दे कीप अ क्लियर वॉच ऑन द केयरफुल वॉच ऑन द मोशन ऑफ द एस्ट्रॉइड्स, बिकॉज जब कोलिजन होता है एस्ट्रॉइड का, तो इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन अर्थ. मीन्स इवन फ्यू साइंटिस्ट से कि जो एक्सटेंशन हुआ था डायनासोर का, वो अबाउट 65 मिलियन ईयर्स एगो, वो जो है ये एस्ट्रॉइड कोलिजन की वजह से ही हुआ था. ठीक. जब कोई भी एस्ट्रॉइड अर्थ के साथ कोलाइड करता है तो एक ह्यूज क्रेटर बन जाता है, गड्ढा जैसा बन जाता है ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. तो बहुत सारे कोलिजन्स जो एस्ट्रॉइड्स के थे वो पास्ट में हो चुके हैं. ठीक. अगर हम अपने ड्यूरिंग द एंटायर हिस्ट्री अगर हम अर्थ की पढ़ेंगे तो कुछ एस्ट्रॉइड्स कोलाइड किए थे तो क्रेटर्स भी बने हैं ऑन द डिफरेंट साइज ऑन द सर्फेस ऑफ आवर अर्थ. सो हाउएवर नेचुरल प्रोसेस के कारण, जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं ना सॉइल इरोजन का, लाइक विंड, रेन, इसने इन सारे क्रेटर्स को भर दिया इन ड्यू प्रोसेस, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. एंड कुछ ही क्रेटर जो है वो सरवाइव कर चुके हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. जैसे कि हम लोनर लेक की बात करेंगे. ठीक. जो लोनर लेक है हमारा महाराष्ट्र में, वो बोला जाता है कि ये क्रेटर है जो फॉर्म हुआ था बाय द कोलिजन ऑफ एन एस्ट्रॉइड विद द अर्थ. ठीक है. ये हमने पढ़ा. एंड ये स्फेरिकल इलोंगेटेड या इरेगुलर शेप के हो सकते हैं. जितने भी एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो रोटेट करते हैं ऑन इट्स एक्सिस एवरी 5 to 20 आवर्स. एंड सर्टेन एस्ट्रॉइड्स के खुद की सैटेलाइट्स भी हो सकती हैं. फिर एस्ट्रॉइड्स का कॉम्पोजिशन भी है. कॉम्पोजिशन है क्लासेस ऑफ एस्ट्रॉइड, दैट इज सी टाइप कॉन्ड्राइट, एस टाइप स्टोनी, एम टाइप मेटेलिक. दिस इज अनदर थिंग. फिर मेन एक आता है एस्ट्रॉइड का क्लासिफिकेशन. सो एक एस्ट्रॉइड के क्लासिफिकेशन में एक क्या आता है, एक आता है मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है, एक ट्रोजन एस्ट्रॉइड, ट्रोजन्स होते हैं एस्ट्रॉइड्स, और एक हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स. ठीक है. ये हमारा होता है. सो मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट बेसिकली जो मेजोरिटी ऑफ द एस्ट्रॉइड्स हैं जो ऑर्बिट करते हैं बिटवीन द मार्स एंड द जुपिटर, वो इस मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट में आते हैं. एंड दे डू नॉट हैव वेरी इलोंगेटेड ऑर्बिट्स. सो ये सारे जो भी जुपिटर और मार्स के बीच में जो मेजोरिटी वाले होते हैं उनको हम लोग मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट एस्ट्रॉइड्स बोल सकते हैं, मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट सिस्टम बोल सकते हैं. फिर आते हैं ट्रोजन एस्ट्रॉइड. सो ट्रोजन एस्ट्रॉइड बेसिकली ये ना दो ऐसा क्लाउड जो होता है वो मूव करता है, जैसे
ये जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं ये ऑर्बिट शेयर करते हैं लार्जर प्लैनेट के साथ, ठीक है। तो अब ये जो ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स हो गए ये मूव करते हैं इन द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर। एक ना क्या करता है, जुपिटर के ऑर्बिट के जुपिटर से आगे मूव करता है, ठीक है, वन मूविंग अहेड ऑफ इट एंड अदर मूविंग बिहाइंड इट। सो इनका जो दो स्पेशल प्लेसेस होते हैं इन द ऑर्बिट ऑफ द लार्ज प्लैनेट, सो वो ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स हो गए, जिसको हम L4 या L5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स हम जिसको बोल सकते हैं। सो ये जो ग्रेविटेशनल पुल होता है सन का और जो प्लैनेट का, वो बैलेंस करके रखता है ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स को। वरना ये तो उड़ जाएंगे कहीं भी। मतलब ट्रोजन एस्ट्रॉइड क्या हो गया, जैसे कि ये जुपिटर हो गया, ठीक है। सो अब इनके क्या हो गया, ये ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स, ये जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं ये लार्जर प्लैनेट जैसे जुपिटर की हमने बात कर दिया, ठीक, ये कोलाइड नहीं करते हैं बिकॉज ये एक क्या करेंगे, ये दो क्लाउड होते हैं तो ये मूव करते हैं ऑर्बिट, ये ऑर्बिट हुआ जुपिटर का, ठीक है। तो ये एक एस्ट्रॉइड्स एक आगे मूव कर रहा है एक पीछे मूव कर रहा है। सो उसकी वजह से क्या हो गया, ये दोनों कोलाइड नहीं करते हैं एंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड द प्लैनेट ये बैलेंस भी होके रखते हैं, दे कैन नॉट फ्लाई अवे, ठीक है, फ्रॉम दी ऑर्बिट। फिर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट ये जो होते हैं ये थोड़े अर्थ के पास से गुजरते हैं। एस्ट्रॉइड जो एक्चुअली थोड़ा सा क्रॉस कर देते हैं अर्थ का ऑर्बिटल पाथ, उसको हम लोग अर्थ क्रॉसर बोल देते हैं, बट जो क्रॉस नहीं कर पाते हैं उनको हम नियर अर्थ और एस्ट्रॉइड्स बोल देते हैं, ठीक है। सो ये हमारा एस्ट्रॉइड्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं कॉमेट्स, ठीक। कॉमेट्स को हम क्या बोल सकते हैं, कॉमेट्स हमारे विजिटर ऑफ दी सोलर सिस्टम भी होते हैं कॉमेट्स। कॉमेट बेसिकली एक फ्रोजन लेफ्ट ओवर होते हैं फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम कंपोज्ड ऑफ डस्ट, रॉक्स एंड आइसेस। दे रेंज फ्रॉम फ्यू माइल्स टू टेंस ऑफ माइल्स वाइड, but as they orbit closer to the sun they heat up and spew gases and dust into a glowing head that can be larger than the planet. This material forms a tail that stretches millions of माइल्स। जो कॉमेट्स होते हैं ये विजिटर होते हैं सोलर सिस्टम के, ठीक है। कॉमेट्स एक फ्रोजन मींस जब सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ था तो उसके जो बचा कुचा थोड़ा सा पार्ट बच गया था तो वो एक फ्रोजन फ्रोज हो गया था, ठीक है। ये फ्रोजन आइसी ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया था जिसमें जो डस्ट, रॉक और आइसेस से बना हुआ है, ठीक। ये क्या होते हैं, ये बहुत थोड़े से बड़े होते हैं, फ्यू माइल्स या टेंस ऑफ माइल्स वाइड होते हैं एंड ये ऑर्बिट करते हैं सन के क्लोज। एंड जब सन के क्लोज ऑर्बिट करते हैं तो ये गर्म हो जाते हैं, ठीक। देन ये थोड़े से एंड स्प्यू गैसेस एंड डस्ट, ठीक है, गैसेस एंड डस्ट ये बाहर फेंकते हैं एंड इनका एक ग्लोइंग हेड जो होता है इनका ग्लो करने लग जाता है एंड जो हेड जो पर्टिकुलर होता है ना वो बोलते हैं कि दैट इज लार्जर देन द प्लैनेट। एंड इस मटेरियल का क्या होता है, ये जो मटेरियल होता है ये टेल भी फॉर्म करता है दैट स्ट्रेचेस मिलियंस ऑफ माइल्स, ठीक। Comets move around the sun in regular orbit में, but their orbits are elongated ellipses and it takes them 100 and sometimes thousands of years to complete one revolution around the sun. So ये कॉमेट है, ठीक है। सो कॉमेट बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो जब ये कॉमेट है, ठीक है। सो ये कॉमेट का क्या हो गया, मतलब कॉमेट में कोमा और न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसके पार्ट। तो जब कॉमेट क्या होता है, जब कॉमेट सन के पास ट्रैवल करता है तो जो भी जो आइस होती है ना, ये आइसी क्रिस्टल से बनता है, तो जो भी आइस होती है वो मेल्ट कर जाती है, ठीक है। एंड वो एक हेड बनाती है, गैस का एक क्या बनाती है, हेड बनाती है। तो इस गैस के हेड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस गैस के हेड को हम लोग बोलते हैं कोमा, ठीक है, कोमा बोलते हैं। फिर ये जो आइस होती है ये मेल्ट होती है और जो गैस और जो डस्ट होता है, ठीक है, ये अब ये हेड हमारा बन गया गैस का। अब आइस और आइस मेल्ट हुई तो जो भी गैस और डस्ट जो होता है वो पीछे की तरफ चला जाता है, ये पीछे की तरफ, ठीक। तो वो टेल बनाता है। अब टेल दो हो सकती है, तो डस्ट टेल हो सकती है तो आयरन टेल हो सकती है। डस्ट टेल में क्या होगा, उसमें डस्ट और गैसेस होगा, जनरली ये सोलर विंड जो आएगा उसके डायरेक्शन में होगा, ठीक, बट कर्व्स टुवर्ड्स द कॉमेट पाथ। सोलर विंड इधर से आ रहा है तो ये सोलर विंड के डायरेक्शन में होगा बट ये फिर कर्व कर जाता है कॉमेट के पाथ के साइड। फिर आयरन टेल ये ट्रेल होता है प्लाज्मा स्ट्रीम्स का फ्रॉम द सोलर विंड्स। अब सोलर विंड से जो भी प्लाज्मा निकलता है, ठीक है, जो भी चार्ज पार्टिकल्स निकलता है, सो आयरन टेल क्या होती है, वो उसी का क्या होता है, वो ट्रेल है, वो प्लाज्मा स्ट्रीम्स का वो ट्रेल है जो सोलर विंड से आता है, जो ये कोमा, ये जो कॉमेट होता है उसके टेल के साथ वो जुड़ जाता है, ठीक है।
एंड ये जो टेल होती है, ठीक है, जब कॉमेट सन के पास पहुंचता है, सब कोमा बनता है, ठीक है, टेल वेल जो बनती है, तो ये जो लॉन्ग ग्लोइंग टेल जो होती है ये तभी विजिबल होती है जब कॉमेट सन को अप्रोच करेगा, बिकॉज जो सन की रे की वजह से ये गैस जो होती है वो ग्लो करने लग जाती है। एंड क्या होती है ये, मतलब ये पूरी आइसी क्रिस्टल पिघल जाता है, तो फिर ये गैस जब पीछे की तरफ जाती है तो मिलियन, मतलब मिलियन ऑफ किलोमीटर लॉन्ग टेल बनाती है, और वो जो टेल होती है वो ग्लो करने लग जाती है। ठीक, एंड ये बहुत ही स्पेक्टाकुलर साइट होता है। कॉमेट बेसिकली कलेक्शन है गैस और डस्ट का, जो एक ब्राइट बॉल की तरह दिखता है स्काई में, एंड उसका क्या होता है, टेल क्या होता है, ग्लो करता है। ठीक है, कॉमेट को अगर हम बेसिकली बोलेंगे तो कॉमेट क्या है हमारा, कॉमेट is a icy, sorry, comet is a collection of gas and dust which appears as a bright ball of light in the sky with a glowing tail। ठीक है, ये कॉमेट है, एंड जो टेल होती है वो हमेशा सन के ऑपोजिट पॉइंट करती है। टेल ऑफ अ कॉमेट ऑलवेज पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सन। फिर कॉमेट रिवॉल्व करता है अराउंड द सन जस्ट लाइक अ प्लैनेट, एंड जो पीरियड होता है रेवोल्यूशन का कॉमेट के अराउंड द सन वो हाउएवर बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि एक कॉमेट हमने पढ़ा होगा आप लोगों ने, हेलीज कॉमेट आता है। सो हेलीज कॉमेट का पीरियड क्या है, 76 ईयर्स है। सो हमें हेलीज कॉमेट लास्ट दिखा था 1986 में, इन अ सोलर सिस्टम की बात करें तो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, तब हमें दिखा था 1986 में। अब नेक्स्ट हमें दिखेगा 2061 में। ठीक है, एंड जो एस्ट्रॉइड ही की तरह जो कॉमेट होता है, साइंटिस्ट उसमें भी बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, जस्ट बिकॉज जो कॉमेट होता है वो सेम मटेरियल से बना है जिससे पूरा सोलर सिस्टम जिससे पूरा सोलर सिस्टम बना है। तो अगर हम किसी भी कॉमेट का टेल को स्टडी करते हैं तो उसमें हमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, उन सब के वो सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, हैव शोन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे मॉलिक्यूल्स के हमें ये सारी चीजें हमें दिखी है, मॉलिक्यूल्स दिखे हैं। एंड सिंस जैसे और हमें हाइड्रोजन साइनाइड, मिथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी चीजें हमें कॉमेट की टेल में मिली हैं। सिंस ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, सो इससे क्या होता है ये, एंड ये जो कॉम्प्लेक्स सिंपल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनता है ये नेसेसरी है फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो सम साइंटिस्ट आल्सो सजेस्ट कि जो सीड है, द सीड ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, इट इज ब्रॉट बाय द कॉमेट फ्रॉम द आउटर स्पेस। सो ऑल्दो कॉमेट डू नॉट लास्ट फॉर एवर, जब भी कोई भी कॉमेट सन को पास करता है तो वो कुछ अपनी गैस जो होती है वो लूज करते हैं, और अल्टीमेटली फिर सिर्फ डस्ट बच जाता है स्पेस में। सो जब भी ये पार्टिकल्स एंटर करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, एक और चीज होती है शूटिंग स्टार्स भी जिसको हम बोलते हैं। सो जब भी ये जो कॉमेट होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब ये एंटर करते हैं तो ये बर्न अप हो जाते हैं ड्यू टू हीट, जो एयर रेजिस्टेंस के कारण प्रोड्यूस होता है, एंड दे प्रोड्यूस अ शावर ऑफ मीटियोर जिसको हम शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं। सो दिस इज कॉमेट। सो कॉमेट एक तरीके से हम अगर हम सम अप करना चाहें तो कॉमेट हमारा क्या हो गया। सो comet are made up of frozen gas which hold together rocky and metallic materials. Comet is a collection of gas and dust. It appears bright ball of light in the sky with a long glowing tail, and the tail of a comet always points away from the sun. And when the comet travel close to the sun, the ice melt to a head of gas called a coma, and its ice melt, and the ice melts, the melting of the ice and the gas and dust particles, it just the uh, after melting of the ice, the gas and the dust particles swept back into the tail when it passes to the sun. Okay, and it has the sun's radiations, means solar winds. It sweeps the coma into the gas tail या फिर iron tail. So ये trail of the plasma stream is basically the solar winds, and then dust trail. It is a prominent trail of dust and gases, which generally in the direction of the solar wind but curves toward the comet path. ठीक, और न्यूक्लियस होता है solid comet core. It is maybe hidden by the coma, and then hydrogen envelope invisible irregular cloud surrounding the coma. So this is the comet. Comet can be of two types, short period comet and long period comet. So as theorized by astronomer Gerard Kuiper 1951, तो एक डिस्क लाइक बेल्ट है, ठीक है, आईसी बॉडीज की,
ये नेपट्यून के बियॉन्ड एग्जिस्ट करती हैं, जहां पे डार्क कॉमेट, वेयर अ पॉपुलेशन ऑफ डार्क कॉमेट्स ऑर्बिट द सन इन द रेलम ऑफ प्लूटो। सो एक जेरार्ड क्यूपर थे 1951 में, उन्होंने बोला कि एक डिस्क लाइक बेल्ट है, आईसी बॉडीज की एक डिस्क है, एक बेल्ट है पूरी, ठीक है, नेपट्यून के बियॉन्ड, जहां पे जो पॉपुलेशन है हमारा डार्क कॉमेट्स का, ठीक है, जो ऑर्बिट करती है सन को, प्लूटो, जो प्लूटो का जो रेलम है उधर, वहां पे पास में ये जो डार्क कॉमेट है वो ऑर्बिट करती है सन को। ये जो आईसी ऑब्जेक्ट हैं ओकेजनली पुश्ड बाय ग्रेविटी इनटू ऑर्बिट्स, ब्रिंगिंग देम क्लोजर टू द सन, बिकम द सो कॉल्ड शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स। एंड ये जो आईसी कॉमेट्स हैं, सो कभी कभी ये जो ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, ये और ज्यादा दे पुश्ड फॉरवर्ड, दे पुश्ड मूव फॉरवर्ड, एंड ये क्या होते हैं, ये सन के पास आ जाते हैं। सो ये इनको हम शॉर्ट पीरियड कॉमेट कह देते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी they were pushed they were pushed forward into the orbits, bringing them closer to the sun. That's why they called short period comet. So इन्हें less than 200 years लगते हैं to orbit the sun, and in many cases ये जो appearance होता है ये बहुत predictable होता है, because ये already, ये सारे जो comets हैं ये already क्या होते हैं, ये sun के पास से पास हो चुके होते हैं। तो इन शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स क्या होते हैं, ये क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट से आते हैं, ठीक है, एंड ये मोर देन 200 ईयर्स नहीं लेते हैं टू रिवॉल्व दी अर्थ, सो इसीलिए इनको शॉर्ट पीरियड कॉमेट बोल दिया जाता है। फिर लॉन्ग पीरियड कॉमेट की बात करें तो ये जो होते हैं ये ऊट क्लाउड के पास से आते हैं, ठीक है, जो ऊट क्लाउड है ना ये वहां से आते हैं, एंड इनको लगता है बेसिकली 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लगता है, दैट इज 1 लाख टाइम्स ये है डिस्टेंस बिटवीन दी अर्थ एंड दी सन, from the sun, and इनको 30 मिलियन लगता है टू कंप्लीट वन ट्रिप अराउंड द सन। एंड हर एक कॉमेट क्या होता है, फ्रोजन पार्ट होता है, ये इसका फॉर्मेशन जो मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि ईच कॉमेट हैज अ टाइनी फ्रोजन पार्ट जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, ऑफन नो लार्जर देन अ फ्यू किलोमीटर अक्रॉस। देन ये जो न्यूक्लियस होते हैं इसमें आईसी चंक्स होते हैं फ्रोजन गैस के, विद अ बिट्स ऑफ एम्बेडेड एक्स, ठीक है, आईसी चंक्स होते हैं, फ्रोजन गैस होते हैं, एंड डस्ट होता है। फिर कॉमेट जब सन के पास आता है एंड ये वार्म अप हो जाता है, एंड ये एक एटमॉस्फेयर डेवलप करता है जिसको हम कोमा कहते हैं, ठीक, मतलब पहले न्यूक्लियस होता है फिर हमारा कोमा होता है। फिर जो सन होता है ये जो सन की हीट की वजह से जो कॉमेट का जो आइस होता है वो गैस में चेंज हो जाता है, सो कोमा क्या होता है और बड़ा बन जाता है, एंड कोमा में एक्सटेंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। जो प्रेशर होता है सनलाइट का एंड जो हाई स्पीड सोलर पार्टिकल, सोलर विंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कोमा डस्ट को एंड जो गैस होते हैं ना उनको जो है सन से दूर ऐसा ब्लो कर देते हैं। समटाइम्स वो एक लॉन्ग ब्राइट टेल फॉर्म करती है। सो कॉमेट की दो टेल होती है, एक डस्ट टेल होती है, एक आयरन टेल या गैस टेल होती है, ठीक। फिर ज्यादातर कॉमेट ट्रैवल करते हैं एक सेफ डिस्टेंस पे फ्रॉम दी सन। कॉमेट हेली हो गया, कम्स नो क्लोजर देन 89 मिलियन किलोमीटर्स, 55 मिलियन माइल्स। हाउएवर कुछ कॉमेट जिसको हम सन ग्रेजर कहते हैं ये क्रैश कर जाते हैं इनटू द सन, या बहुत ही क्लोज आ जाते हैं, दैट दे ब्रेक अप एंड इवेपोरेट। Comet do not last forever. Each time a comet passes the sun, it loses some of its gas and ultimately only the dust particles are left in space. ये मैंने आपको पहले बताया था। जब ये पार्टिकल्स एंटर करते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर पे ये बर्न होते हैं क्योंकि एयर रेजिस्टेंस की वजह से, एंड ये एक मिटियोर शार होता है जिसको हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं। ये हमारा एस्ट्रॉइड्स हो गया, ठीक है, ये कॉमेट्स हो गया, सी हाउ ग्लोई दिस इज, की टेल हो गई। फिर ये मिटियोर्स हुआ एंड ये मिटेरॉइड्स हुआ एंड ये मिटियोर्स हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट मिटेरॉइड्स। सो बेसिकली मिटेरॉइड्स क्या होते हैं, ये ऑब्जेक्ट होते हैं इन द स्पेस दैट रेंज इन साइज फ्रॉम डस्ट ग्रेन्स टू स्मॉल एस्ट्रॉइड्स। मीन्स अगर हम स्पेस रॉक्स की बात करेंगे, अगर स्पेस मूवीज देखा हो तो स्पेस रॉक्स भी आपने देखा होगा। सो बेसिकली मिटेरॉइड्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्पेस में, ठीक है, मीटरॉइड्स क्या हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए स्पेस में। मीन्स एनी ऑब्जेक्ट एनी ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन दी स्पेस एंड इट इज स्टिल कमिंग टुवर्ड दी अर्थ, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो अभी भी स्पेस में है, जो अभी भी स्पेस में और वो अर्थ की तरफ आ रहा है, उसको हम बोलते हैं मिटेरॉइड्स, ठीक है, मिटेरॉइड्स, कि ये अभी भी स्पेस में है, ये बस अर्थ की तरफ आ रहा है, ना अभी उसने अर्थ के एटमॉस्फेयर पे टकराया है ना अर्थ के अंदर गया है, ठीक है, ये अभी भी स्पेस में है, एंड इट इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स दी अर्थ, वो अभी भी अपनी जर्नी कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा
फिर most are the pieces of other larger bodies that have broken or blasted off. Some come from comets, other from asteroids, and some even come from the moon and other planets. Some meteoroids are rocky, while other are metallic, combination of rock and metals. ठीक है, सो कुछ ये जो मेट्रॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, लार्जर बॉडीज के पीसेस हो गए, ठीक है, कॉमेट हो सकता है या मून हो सकता है किसी भी, ठीक है, या फिर प्लैनेट हो सकता है, किसी भी प्लैनेट का पार्ट हो सकता है. सो मेट्रॉइड्स अलग अलग चीज हो सकती है. मेट्रॉइड्स रॉकी होते हैं, वाइल कुछ मेटालिक या कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं रॉक या मेटल के. फिर जब मेटेरॉइड्स एंटर करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर को, ठीक है, और दैट ऑफ अनदर प्लैनेट्स लाइक मार्स एट अ हाई स्पीड एंड बर्न अप द फायर बॉल्स और शूटिंग स्टार्स आर कॉल्ड मीटियोर्स. ठीक. अब मेटेरॉइड्स क्या हो गए कि वो अभी भी स्पेस में है. ठीक. कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्पेस में है वो अभी भी अर्थ की तरफ आ रहा है तो उसको मेटेरॉइड्स कहते हैं. अब जब ये ऑब्जेक्ट को, जब मेटेरॉइड्स क्या करेगा, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर पे एंटर करेगा, ठीक है, जो मेटेरॉइड्स ये जब मेटेरॉइड्स क्या करेगा, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर पे एंटर किया. अब यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है, जो मेटेरॉइड्स है, वो हीटअप हो गया. हीटअप होने की वजह से, मतलब हाई स्पीड पे आ रहा है वो और एयर रेजिस्टेंस की वजह से हीटअप हो गया. सो वो एक फायर बॉल की तरह लगने लग जाता है. ठीक है, या उसको हम शूटिंग स्टार बोल देते हैं. सो वो क्या हो गया, meteors. ठीक है, when an object entered into the earth's atmosphere at a high speed and burn up, it is called meteors. ठीक. meteors इवन ये ब्राइटर होते हैं देन वीनस, एंड इसीलिए इनको हम फायर बॉल भी कह देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हेन अ meteoroid सर्वाइव अ ट्रिप थ्रू एटमॉस्फेयर हिट्स द ग्राउंड, इट्स कॉल्ड meteoroid. ठीक है. अब जब कोई भी ऑब्जेक्ट सरफेस, अर्थ के सरफेस को हिट कर देगा, ठीक है, वो पूरी जर्नी उसने सर्वाइव कर ली है और वो अर्थ के सरफेस को हिट कर दिया तो उसको क्या बोल देंगे, meteoroids बोल देंगे. तो meteors क्या हो गया, meteoroids क्या हो गया, विच इज स्टिल इन दी स्पेस एंड इट इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स दी अर्थ. मतलब ना वो अर्थ के सरफेस पे आया ना अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया, वो अभी भी ट्रैवल कर रहा है, अपनी जर्नी अभी भी कर रहा है, तो वो मेटेरॉइड्स हो गया. ठीक है. मिटियोर्स क्या हो गया, मिटियोर्स बेसिकली जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे मिटियोइड्स एंटर करते हैं एट अ हाई स्पीड एंड बर्न अप, तो फायर बॉल की तरह दिखता है, वो मिटियोर्स हो गया. ठीक है. उसके बाद क्या हो गया, मिटरॉइड क्या हो जाता है, मिटरॉइड जब वो सर्वाइव कर लेगा ट्रिप थ्रू दी एटमॉस्फेयर एंड वो जाके अर्थ के सरफेस को हिट करेगा, अर्थ के ग्राउंड को हिट करेगा, तो वो क्या हो जाता है, वो मिटरॉइड्स हो जाता है. ठीक है. मिटरॉइड्स का अगर हम एग्जाम्पल अगर एक देखेंगे, सो एक है चिक जूलू, चिक जूलू बी. ये हमारा नियर यूकातून, ठीक है, यूकातून पेनिनसुला, यूकातून पेनिनसुला में ये नॉर्दर्न अमेरिका के साइड ये चिकजुलू मेटेरॉइड हमें देखने को मिला है. ठीक है. अगर हम मेटेरॉइड्स की कॉम्पोजिशन को पढ़ लेते हैं, मेटेरॉइड्स क्या होते हैं कि जो बर्न अप नहीं हुए हैं कंप्लीटली एंड वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को हिट किए एंड वो सेफ अपनी जर्नी, उन्होंने ट्रिप अपनी सर्वाइव करी और ग्राउंड को हिट किए, वो मेटेरॉइड्स होते हैं. तो अगर हम मेटेरॉइड्स को क्या, अगर हम उसकी कॉम्पोजिशन को पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलता है अबाउट द नेचर ऑफ द मटेरियल जिससे सोलर सिस्टम बना है. ठीक है. एंड मून के सरफेस पे तो बहुत सारे मेटेरॉइड्स टकराते हैं, बट अर्थ के सरफेस पे बहुत ही कम मेटेरॉइड्स आते हैं. ठीक है. तो एक तरीके से जो मेटेरॉइड्स होते हैं दे आर, मतलब दे आर बिलीव टू ओरिजिनेट इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट. एंड जब सडन कोलिजन होता है किसी भी दो मेटेरॉइड्स का, ठीक है, या किसी भी एस्ट्रॉइड्स ऑब्जेक्ट्स का अगर सडन कोलिजन होता है तो ग्रेविटी की वजह से, तो ये क्या होते हैं, ये अर्थ की तरफ आते हैं. सो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वो मेटेरॉइड्स अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स इट्स सरफेस. बट हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर है, ठीक है, सो वो एक फ्रिक्शनल हीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए वो बर्न अप हो जाते हैं. इसलिए बहुत कम मेटेरॉइड्स जो होते हैं वो अर्थ के सरफेस पे फाइनली हिट करते हैं. एंड वाइल मून के जो सरफेस वो इसलिए हिट कर जाते हैं मेटेरॉइड्स, इट्स जस्ट बिकॉज वहां पे कोई एज सच एटमॉस्फेयर नहीं है कि वो बर्न कर दे फॉलिंग मेटेरॉइड्स को. ठीक. इसीलिए वो मून के सरफेस पे वो जो मेटेरॉइड्स होते हैं वो ज्यादा जाके हिट करते हैं उसके ग्राउंड को. ठीक है. सो दिस इज ऑल. आई होप आपको समझ में आया हो. कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट.